एंड वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो है ओरिजिन ऑफ द अर्थ। और आज हम पहला हाइपोथेसिस देखने वाले हैं जो कि है नेबुलर हाइपोथेसिस। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। द थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ द सोलर सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, इवोल्यूशनरी थ्योरीज एंड कैटास्ट्रॉफिक थ्योरीज। तो जो सौरमंडल की उत्पत्ति के सिद्धांत जो हैं उन्हें दो समूहों में विभाजित किया जा सकता है, इवोल्यूशनरी यानी कि विकासवादी सिद्धांत और कैटास्ट्रॉफिक यानी विनाशकारी सिद्धांत। तो अब देख लेते हैं कि इवोल्यूशनरी थ्योरी क्या होता है। इवोल्यूशनरी थ्योरीज, the theories which suggest that planets are formed during the evolution of the sun are called evolutionary theories. Nebular hypothesis is an example of these theories. विकासवादी सिद्धांत वैसे सिद्धांत हैं जो सुझाव देते हैं कि सूर्य के विकास के दौरान ग्रहों का निर्माण हुआ है। ये इवोल्यूशनरी थ्योरी यानी कि विकासवादी सिद्धांत कहलाते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है? नेबुलर हाइपोथेसिस। ठीक है, उसके बाद है हमारा कैटास्ट्रॉफिक थ्योरीज। कैटास्ट्रॉफिक थ्योरीज आर दोज विच इमेजिन दैट प्लैनेट्स आर फॉर्म्ड बाय सम स्पेशल एक्सीडेंट और कैटास्ट्रॉफ सच एज द क्लोज अप्रोच ऑफ टू स्टार्स और बाय कोलिजन ऑफ टू स्टार्स। एंड द एग्जाम्पल्स ऑफ कैटास्ट्रॉफिक थ्योरीज आर प्लैनेटिस्मल एंड गैसियस टाइडल हाइपोथेसिस। तो कैटास्ट्रॉफिक या विपत्तिपूर्ण सिद्धांत या विनाशकारी सिद्धांत वे हैं जो कि ये कल्पना करते हैं कि ग्रहों का निर्माण किसी विशेष दुर्घटना या प्रलय से होता है, जैसे कि दो तारों के निकट आने से या फिर दो तारों के टकराने से। और कैटास्ट्रॉफिक सिद्धांत के उदाहरण हैं ग्रहीय और गैसीय ज्वारीय परिकल्पना यानी प्लानेटेसिमल एंड गैसियस टाइडल हाइपोथेसिस। The best known hypothesis for the origin of the Earth and other planets of the solar system are as follows. First, nebular hypothesis. Second, planetesimal hypothesis. Third, gaseous tidal hypothesis. Fourth, binary star hypothesis. And fifth, gas dust cloud hypothesis. पृथ्वी और सौरमंडल के अन्य ग्रहों की उत्पत्ति के लिए सबसे प्रसिद्ध परिकल्पना इस प्रकार है। पहला है नेबुलर परिकल्पना, फिर ग्रहीय परिकल्पना, गैसीय ज्वार परिकल्पना, बाइनरी स्टार परिकल्पना और गैस धूल बादल परिकल्पना। तो आज हम लोग देखने वाले हैं नेबुलर हाइपोथेसिस। नेबुलर हाइपोथेसिस। The nebular hypothesis was put forward by Kant, the German philosopher in 1755, and Laplace, the French mathematician, in 1796. नेबुलर परिकल्पना को 1755 में जर्मन दार्शनिक कैंट द्वारा और 1796 में फ्रांसीसी गणितज्ञ लेप्लेस द्वारा प्रस्तुत किया गया था। And this hypothesis suggests that the sun and planets, including the Earth, have formed from a disc-shaped rotating nebula. और यह परिकल्पना बताती है कि पृथ्वी सहित सूर्य और ग्रहों का निर्माण डिस्क के आकार के घूमने वाले नेबुला के कारण हुआ था। ठीक है। A vast cloud of hot gas is called nebula. और गर्म गैस के विशाल बादल को या बड़े बादल को क्या कहा जाता है? नेबुला कहा जाता है। एंड द नेबुलर हाइपोथेसिस में बी समराइज्ड एज फॉलोज। और परिकल्पना को निम्न अनुसार संक्षेपित किया जा सकता है। तो यहाँ पे नेबुलर हाइपोथेसिस के कुछ समराइज करने के कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो देखिए पहला क्या है? Originally, there was a large hot gaseous nebula which rotated along its axis. तो मूल रूप से एक बड़ा गर्म गैस नेबुला था जो कि अपनी धुरी पर घूमता था। ठीक है।
इसका मैं आपको डायग्राम से भी आपको समझाऊंगी कि कैसे हुआ था। पहले हम लोग इसको पढ़ लेते, ठीक है। फिर सेकंड है, एज द गैस लॉस्ट एनर्जी बाय रेडिएशन इट बिकेम कूलर। तो जैसे जैसे गैस जो है वो विकिरण के द्वारा यानी रेडिएशन के द्वारा अपना ऊर्जा खोती गई, तो क्या होता है रिजल्ट में कि ये ठंडी होती चली गई, ठीक है। और एज अ रिजल्ट द नेबुला कॉन्ट्रैक्टेड इनवर्ड and its speed of rotation about its axis increased to conserve angular momentum। तो परिणाम स्वरूप नेबुला क्या हुआ, अंदर की ओर सिकुड़ गया और कोणीय गति को बनाए रखने के लिए अपने धुरी के चारों ओर घूमने की गति उसकी क्या होगी, बढ़ गई। ड्यू टू दिस द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन द इक्वेटोरियल जोन ऑल्सो इंक्रीज। तो इसके कारण जो इक्वेटोरियल जोन है यानी भूमध्य रेखीय क्षेत्र में जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था यानी केंद्र प्रसारक बल भी क्या हो गया है, वो बढ़ गया। एंड देयर बाय कॉजिंग द नेबुला टू बल्क आउट इन द इक्वेटोरियल जोन, जिससे कि नेबुला क्या हुआ, इक्वेटोरियल क्षेत्र में वो बाहर निकल करके आ गया, ठीक है। द कूलिंग and contraction of the nebula continued, and ultimately a stage came when the centrifugal force became greater than the gravitational attraction acting inward. As a result, a gaseous ring was separated out। तो नेबुला का ठंडा होना और सिकुड़ना क्या हो जारी रहा, और अंतिम चरण तब आया जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी केंद्र प्रसारक बल अंदर की ओर काम करने वाले ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन यानी कि गुरुत्वाकर्षण आकर्षण से अधिक हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप एक गैसीय वलय यानी कि गैसीय स्ट्रिंग क्या हो गया है, अलग हो गया, ठीक है। The above process was repeated and successive rings of gaseous material were thrown off from the central mass। तो उपरोक्त प्रक्रिया जो ऊपर में जो प्रक्रिया चल रही थी वो क्या हुआ, लगातार दोहराई गई, बार बार ऐसे होता रहा, ठीक है। और जो केंद्रीय द्रव्यमान था यानी जो सेंट्रल मास से जो गैसियस मटेरियल थे वो लगातार क्या हुआ, बाहर की ओर रिंग के रूप में या छल्ले के रूप में क्या हो रहे, फेंके जा रहे थे, ठीक ना, यानी कि वहां से अलग होते हुए चले जा रहे थे, ठीक है। फिर पांचवा पॉइंट है, in the final stages the rings condensed into planets। Planetoids were formed when one such ring broke into many small fragments। तो अंतिम चरण में ये जो रिंग थे या छल्ले थे वो क्या होता है, ग्रहों में वो कंडेंस्ड हो गए, संघनित हो गए, और ग्रहों का निर्माण तब हुआ जब इस तरह की एक रिंग जो है वो कई छोटे टुकड़ों में टूट गए, ठीक है। The central mass of the nebula continued to shrink and finally formed the sun। तो नेबुला का जो सेंट्रल मास था वो लगातार क्या हो रहा, सिकुड़ता रहा, और अंत में क्या हुआ, सूर्य का निर्माण हुआ। तो ये सब सारी चीजें बताई गई है नेबुलर हाइपोथेसिस में। तो नेबुलर हाइपोथेसिस में ये सारी बातें बताई गई थी कि नेबुलर हाइपोथेसिस में कि सूर्य और ग्रह का निर्माण किस तरह हुआ उसके बारे में ये बताया गया था, पर इसे भी पर नेबुलर हाइपोथेसिस का पक्ष नहीं लिया गया, और वो क्यों नहीं लिया गया इसके बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। द नेबुलर हाइपोथेसिस वाज नॉट फेवर्ड बिकॉज इट हैड द फॉलोइंग डिफेक्ट्स। नेबुला परिकल्पना का पक्ष इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि इसमें निम्नलिखित दोष थे। तो कौन कौन से दोष थे देख लेते हैं। दिस हाइपोथेसिस कुड नॉट एक्सप्लेन द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द सोलर सिस्टम। तो यह परिकल्पना सौर मंडल के भीतर जो ऊर्जा का वितरण था उसकी व्याख्या नहीं कर सका। एंड द सन विच पोजेसेस मोस्ट ऑफ द मास अबाउट 99.9% ऑफ द सोलर सिस्टम शुड हैव गैदर्ड मैक्सिमम एंगुलर मोमेंटम। तो सूर्य जिसका अधिकांश द्रव्यमान सौरमंडल का लगभग 99.9% था, तो उसे गति प्राप्त करनी चाहिए थी, इसे एंगुलर मोमेंटम, मैक्सिमम एंगुलर मोमेंटम प्राप्त करना चाहिए। However, 98% of the angular momentum is concentrated in the planets
एंड द रिमेनिंग 2% इज प्रेजेंट इन द सन। जबकि कोणीय गति का 98% जो था वो ग्रहों में केंद्रित था और शेष 2% सिर्फ सूर्य में या सन में मौजूद है। In other words, the sun does not rotate fast enough. It should have much higher speed of rotation. तो दूसरे शब्दों में सूर्य जो है पर्याप्त तेजी से नहीं घूमता है, तो जबकि इसकी गति क्या होनी चाहिए थी, बहुत तेज होनी चाहिए थी। घूर्णन की गति क्या होनी चाहिए थी, बहुत तेज होनी चाहिए थी। तो इस हाइपोथेसिस के अनुसार होना यह चाहिए था कि सूर्य के पास, सन के पास मैक्सिमम एंगुलर मोमेंट होना चाहिए था और जो उसकी स्पीड ऑफ रोटेशन जो होता है वो हाई होना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं था। तो ये उसमें पहला दोष था। और दूसरा गलती क्या था, देयर वॉज नॉट एनफ मास इन द रिंग्स टू प्रोवाइड द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फॉर कंडेंसेशन इनटू इंडिविजुअल प्लैनेट्स। रिंग्स थे, उसके अंदर इतना द्रव्यमान नहीं था, इतना मास नहीं था कि सभी अलग अलग ग्रहों के कंडेंसेशन के लिए उसको ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन प्रोवाइड कर सके। ठीक है, तो ये दो दोष थे नेबुलर हाइपोथेसिस में, इसलिए इसका फेवर नहीं किया गया। ठीक है, अब मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से नेबुलर हाइपोथेसिस समझाने का प्रयास करती हूँ। तो इसमें मैं आपको कैंट और लैप्लास दोनों को बताऊंगी कि दोनों के जो हाइपोथेसिस में उसमें क्या अंतर था। सबसे पहले क्या था, यूनिवर्स में बहुत सारे कण जो थे, डस्ट पार्टिकल्स, वो बिखरे हुए थे। ठीक है ना, तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण उनके बीच में क्या हुआ, टकराव उत्पन्न हुआ। तो जब वो टकराने लगे एक दूसरे से, तो उससे क्या हुआ, एनर्जी उत्पन्न होने लगा, एनर्जी, ताप उत्पन्न होने लगा। तो इस ताप के कारण क्या हुआ, जो सॉलिड था वो क्या हुआ, सॉलिड से अब लिक्विड के फॉर्म में चेंज हो गया और लिक्विड से फिर वो गैसियस फॉर्म में चेंज हो गया। तो बाद में ये जो क्या हुआ कि जो गैसेस फॉर्म में चेंज हो गया, तो यही एक बड़ा गर्म गैस का विशाल बादल बन गया, जिससे कि नेबुला के रूप में जाना गया। तो ये नेबुला जो एक बड़ा गर्म गैस का एक विशाल बादल था, जो कि अपने ही एक्सिस पर क्या होता था, घूमता रहता था। ठीक है, तो यहाँ पे लैप्लेस ने बताया कि नेबुला की जो बाहरी सतह थे वहाँ पे क्या होता है, रेडिएशन के कारण एनर्जी लॉस होता गया। तो इस तरह से क्या हुआ कि नेबुला क्या होती, ठंडी होती चली गई और नेबुला का ठंडा होना और सिकुड़ना लगातार जारी रहा। ठीक है, तो इस तरह से लगातार सिकुड़ना और ठंडा होना जारी रहा, तो इसकी घूर्णन की गति क्या हो गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और अब जो था कि इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो गया, बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। तो इसकी वजह से यहाँ पे इसके बीच में एक उभार आया। ठीक है, यहाँ पे इस नेबुला के बीच में एक उभार बन गया और बाद में यही उभार क्या हो गया, एक बड़ा सा रिंग बनने लगा। ठीक है, तो बाद में ही रिंग बनने लगा, उभार यहाँ पे बनने लगा, फिर बाद में वही बड़ा रिंग बनने लगा और बाद में एक क्या हुआ कि जब ये रिंग बनने लगा एक इस तरह से यहाँ पे रिंग बनने लगा इसके बीच भाग में। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा हो गया, तो इसकी वजह से ये जो रिंग है वो बाहर निकल आया। ठीक है, बाहर इक्वेटोरियल जोन में निकल के आ गया। और लैप्लेस के अनुसार इसी तरह से बाद में एक एक करके ढेर सारे जो रिंग्स हैं वो निकल करके आए और वही बाद में आपके रिंग्स जो है कंडेंस्ड होकर के अलग अलग प्लैनेट्स का निर्माण किए और जो बीच का जो नेबुला जो बच गया था वही आपका बाद में सन बन गया। ये था आपका लैप्लेस के अनुसार। ये जो एक रिंग निकला था अलग होकर के, यही रिंग अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया और उससे ढेर सारे रिंग बने और वही रिंग जो है अलग होकर के बाद में यही अलग अलग प्लैनेट्स का निर्माण किए। ये कहा था कैंट ने, प्लैनेट्स और सन का निर्माण हुआ। ठीक है, तो
आपके बुक में कैंट और लेप्लेस की थ्योरी साथ में दी हुई है नेबुला हाइपोथेसिस में, इसलिए मैंने दोनों को साथ में पढ़ाया है इस वीडियो में यहीं तक। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा है। अगर वीडियो समझ में अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसका आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। थैंक यू।